Hello dear all students, welcome to Mac online lectures. You are watching lecture number 31 in fluid mechanics और मैं हूं आपके साथ AK सैनी। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं सबमर्ज्ड बॉडीज के केस में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। पिछली जो वीडियो थी लेक्चर नंबर 30 वो जरूर देख लेना, उसको दिमाग में बिठा लेना। वहां मैंने आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम को बताया था, ठीक है। उसी के रेफरेंस में आज मैं आपको स्टेबिलिटी बताने जा रहा हूं सबमर्ज्ड बॉडीज की, ठीक है जी। तो देखिए इस वीडियो को। ये हमारे पास एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में ये कोई सबमर्ज्ड बॉडी है। सबमर्ज्ड बॉडी का मतलब डूबी हुई, ठीक है जी। और ये इसका एक्सिस है, मान लो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम मान लेते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मैंने दिखाया है, इसी की 3 अलग अलग पोजीशंस देखो यहां पे दिखा रखी हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, वही एक्सिस मैंने दिखाया। मैंने पूरी बॉडी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ एक्सिस यहां पे आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। समझाने के लिए मुझे एक्सिस ही चाहिए, पूरी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यदि हम इस बॉडी को थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करते हैं, देखो इस तरफ हमने टिल्ट किया और फिर छोड़ दिया, तो छोड़ने पर अगर ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। नंबर 2, यदि हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, यहां ले आए और छोड़ दिया और ये आगे फिर और ज्यादा अपने आप ही गिर गई, तो वो क्या हो गया फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। और तीसरा, अगर इस बॉडी को हमने थोड़ा सा टिल्ट किया यहां तक और ये यहीं पड़ी रहे, जहां छोड़ रहे हो वहीं छूट जाए, तो ये हो जाएगा फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको एक कोन का एग्जांपल लेके पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 30 में समझाया था, इसलिए बोल रहा हूं उसको जरूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, प्लेलिस्ट है, उसमें सब प्रकार की वीडियोस पड़ी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी को टिल्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने पूरी बॉडी नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ वो एक्सिस दिखा दिया जो पहले ऐसे था, अब वो टिल्ट हो गया, देखो इस तरफ। तो हमने किया क्या है, एक एक्टिंग मूवमेंट इसको दिया, जिसको हम कहेंगे डिस्टर्बिंग मूवमेंट, ठीक है। वैसे ही वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं जैसे मैंने पिछले लेक्चर नंबर 30 में यूज किए थे। तो जो मैंने एक्शन किया वो क्या है, डिस्टर्बिंग मूवमेंट। अब क्या होगा, पहले जो एक्सिस इस प्रकार से था, अब वो एक्सिस टिल्ट हो चुका है, तो मैंने तीनों में वैसे टिल्टेड एक्सिस की पोजीशन दिखा दी है। यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अब ये जो आपके पास बॉडी नजर आ रही है, इस बॉडी की ज्योमेट्रिक शेप के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मतलब जहां से इस पूरी बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना जी। वो एक पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसकी चर्चा हम पहले भी करते आ रहे हैं, जब हमने सबमर्ज्ड प्लेन सरफेसेस को अच्छे से एनालाइज किया था और फोर्सेस, सेंटर ऑफ प्रेशर, वो सब कुछ हमने देखा था। तो मान लो इस पूरी बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है जी, और वो इस एक्सिस पे है, मान लो लाई कर रहा है। सपोज दैट इज हियर पॉइंट जी, ठीक है। मैं जी पॉइंट लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट हम और यहां पर अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है, जिसकी चर्चा मैंने लेक्चर नंबर 29 में की थी। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, क्योंकि इस बॉडी ने, जो कि सबमर्ज्ड है, फ्लूइड के अंदर है, इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रखा है, ठीक है ना। जिस जगह में ये आप बैठी है उस जगह में पहले क्या था, फ्लूइड था, तो इसने फ्लूइड को हटाया, तब अपनी जगह बनाई ना। तो जो फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वही बायोंट फोर्स होता है। वहीं से बायोंसी फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। 29 नंबर लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, दोबारा से आप प्ले करके उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ बायोंसी भी बनता है। तो कहने का मतलब है, यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक है सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पहले पूरा आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि क्या क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों पर क्या चीज एक्ट कर रही है, ठीक है जी। अब 2 पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी। अब इन दोनों पॉइंट्स की जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सबमर्ज्ड बॉडीज की, ठीक है जी। दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं, दोनों पॉइंट्स की जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं, कौन से 2 पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बायोंसी पॉइंट, उन दोनों की रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर डिपेंड कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। तो चलो अब मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। अब बॉडी को हमने टिल्ट किया तो ये इस तरफ आ गई, यानी हमने इस प्रकार से इसको डिस्टर्बिंग मूवमेंट एक दिया है, ठीक है जी। और तीनों ही केस में हमने इस प्रकार से इसको डिस्टर्बिंग मूवमेंट दिया है इस डायरेक्शन में। अब पहले केस में मान लेते हैं कि इस एक्सिस के ऊपर कहीं यहां पर पॉइंट था बी, बायोंसी पॉइंट, और जी पॉइंट मान लो यहां कहीं था, ठीक है।
ऐसी कुछ दोनों की रिस्पेक्टिव पोजीशंस थी, बी ऊपर था, जी नीचे था। अब जब बॉडी थोड़ा सा टिल्ट हुई है इस तरह से, तो ये इस पोजीशन में चला गया। अब बी पॉइंट कहां गया, बी मान लो यहां पहुंच गया बी डैश, और जी सपोज यहां आ गया जी डैश। देखो इस तरह से, ठीक है जी, दोनों ही पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। जब बॉडी को टिल्ट किया गया तब उसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो चेंज हो गया ना। पहले ये वाला वॉल्यूम डिस्प्लेस था फ्लूइड का, फिर जब टिल्ट कर दिया गया तो अलग वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है फ्लूइड का। पोजीशन तो चेंज होगी ना, पहले यहां था फिर यहां हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो गया, तो इसका मतलब बी चेंज हो गया, क्योंकि बी क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी। ऐसे ही जो ओरिजिनल बॉडी है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मूव करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ऊपर ही तो है ना, इसलिए दोनों ही पॉइंट मूव करेंगे। अब दूसरे केस में चलते हैं। मान लो इस केस में बी और जी की पोजीशन उल्टी हो गई। यहां पे बी ऊपर था, जी नीचे, और यहां पर सपोज जी ऊपर है और बी नीचे है, तो जी ऊपर और बी नीचे। और जब बॉडी टिल्ट हुई तो जी पहुंच गया यहां पर, जी डैश हम लिख देते हैं, और बी सपोज यहां कहीं आ गया, उसको हम कह देते हैं बी डैश। तीसरे केस में जी ऊपर नहीं, बी ऊपर नहीं, दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं मान लो, यानी कि एक ही पॉइंट पर जी भी है और बी भी है, और यही है वो पॉइंट जहां पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है। जब टिल्ट हुआ एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट की वजह से, तब नया एक्सिस बना, तो नए एक्सिस के ऊपर भी वही पोजीशन रही, यानी जी और बी, जी डैश और बी डैश अब एक ही पोजीशन पे है, उनमें अब कोई चेंज नहीं आया। ये तीसरा केस हमने ले लिया। पहले में बी ऊपर जी नीचे, दूसरे में जी ऊपर बी नीचे, तीसरे में कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों एक ही जगह पे हैं। अब देखो दोबारा से पहले केस में आते हैं। अब यहां पर जो बी डैश पॉइंट है टिल्ट पोजीशन में, तो बी डैश पॉइंट के ऊपर क्या होता है, बायोंसी फोर्स एक्ट करेगा, और बायोंसी फोर्स क्या करता है, बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लगता है। तो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से, ये बायोंसी फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। हम इसको बोल देते हैं एफ बी, बायोंसी फोर्स। ठीक है। और यहां पर बायोंसी फोर्स कहां लगेगा, बी पॉइंट के ऊपर, तो नीचे से ऊपर ही लगता है ना। यहां पे भी मैंने वेक्टर दिखा दिया, नीचे से ऊपर बायोंसी फोर्स। और तीसरे केस में अगर इसको बायोंट पॉइंट माने, ठीक है जी, तो नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से बायोंसी फोर्स लगेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ही लगना है बायोंसी फोर्स। अच्छा, दूसरा जी डैश पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहां से बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। कैपिटल डब्ल्यू में लिख देता हूं, कैपिटल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ दिस बॉडी, टोटल वेट न्यूटन में। और यहां पर जी कहां गया, ये रहा जी, तो यहां से एक्ट करेगा डब्ल्यू, टोटल वेट। और यहां पर जी यही पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से डब्ल्यू नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो ये तीन केस बन गए। ठीक है ना। अब देखो तीनों ही केस में ये डिस्टर्बिंग मूवमेंट है, इसी तरफ हमने डिस्टर्ब किया ना, उसको टिल्ट किया है। अब पहले केस में आइए, पहले केस में ये पोजीशन हो चुकी है टिल्ट करने के बाद, जहां पर बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट लग रहा है नीचे की तरफ इन पोजीशंस पर। देखो तो इससे क्या हो रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों आपको एक मूवमेंट जनरेट करके दे रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, और उसकी डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट इज दिस वन। देखो ये वाली डायरेक्शन है रिएक्टिव मूवमेंट की, इसको मैं लिख देता हूं रिएक्टिव मूवमेंट आर एम। ठीक है, रिएक्टिव मूवमेंट की डायरेक्शन। दोबारा से देखो, ये फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर, तो एक इस प्रकार से आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पर मिल रहा है, रिएक्टिव मूवमेंट इन फोर्सेस की वजह से, एफ बी और डब्ल्यू की वजह से। यहां पर एफ बी और डब्ल्यू की पोजीशन ये रही, एफ बी ऊपर की तरफ, डब्ल्यू नीचे की तरफ, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच एक डिस्टेंस है, तो यहां पर एक मूवमेंट क्लॉकवाइज मिल रहा है आपको, रिएक्टिव मूवमेंट। इन दो फोर्सेस की वजह से एक रिएक्टिव मूवमेंट आपको मिल रहा है, डायरेक्शन ये रही रिएक्टिव मूवमेंट की। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है। जब लाइन ऑफ एक्शन एक है तो मूवमेंट का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मूवमेंट तो तब पैदा होता है जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और उनके बीच एक लाइन ऑफ एक्शन का गैप हो, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। तो यहां तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, यहां कोई मूवमेंट पैदा ही नहीं हो रहा। ये केस है जीरो रिएक्टिव मूवमेंट का, जीरो रिएक्टिव मूवमेंट। तो हो गई सारी प्रॉब्लम क्लियर। देखो यहां पर डिस्टर्बिंग मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, रिएक्टिव मूवमेंट जो है वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो रिएक्टिव मूवमेंट इज करेक्टिंग मूवमेंट या राइटिंग मूवमेंट इन दिस केस। तब ये कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ध्यान से देखो, पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 30 में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था। अच्छा, दूसरे केस में डिस्टर्बिंग मूवमेंट तो इस तरफ है, यानी आपने इसको डिस्टर्ब करके यहां तक छोड़
छोड़ा, आगे इसमें रिएक्टिव मूवमेंट पैदा हुआ जो इसको और ज्यादा आगे ले जाएगा, इसको और गिरा देगा नीचे की तरफ। ठीक है, आपने तो इसको यहां तक छोड़ा, आगे एक चीज और पैदा होगी जो इसको और ज्यादा गिराने वाली है, इसको वापस से रिस्टोर नहीं करने वाली। तो ये केस है आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कोन के एग्जांपल से। और तीसरा केस ये है जहां पर जीरो रिएक्टिव मूवमेंट है, यानी मूवमेंट कोई पैदा ही नहीं हुआ। तब क्या हुआ, जब आपने इसको टिल्ट करके यहां पर छोड़ा तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर आप इसको टिल्ट करके यहां छोड़ा होता तो ऐसे ही रहेगा, जहां छोड़ोगे वहीं रहेगा। तो ये कौन सा केस था, ये केस था जीरो रिएक्टिव मूवमेंट का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस। ठीक है जी, तो ये तीन केस है हमारे पास, तीन तरह की स्टेबिलिटी है सबमर्ज्ड बॉडीज के केस में। जैसे आपके पास सबमरीन्स होती हैं जो पानी के नीचे ही चलती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, इन दो पॉइंट से उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। देखो, एक बी पॉइंट एक जी पॉइंट है, याद रखिए। स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज इज डिसाइडेड बाय और गवर्न्ड बाय 2 पॉइंट्स, नंबर 1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड नंबर 2 पॉइंट ऑफ बायोंसी। ये 2 पॉइंट डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी को। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जी और बी में कोई फर्क है, क्या जी और बी एक ही जगह नहीं है। थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना, सोचना, दिमाग पे जोर डालना, जी और बी अलग अलग कैसे हो सकते हैं, वो तो एक ही जगह पे नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है दिमाग में अगर सोचने बैठोगे, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर करना भी मेरा फर्ज है। नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा एक एग्जांपल के साथ, और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा फ्लोटिंग बॉडीज की स्टेबिलिटी में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।